साइंस फिक्शन की टाइम मशीन्स हमें बहुत सी संभावनाएं मुहैया कराती हैं, लेकिन क्या टाइम ट्रैवल कभी सच भी हो सकती है? मैं आपको हैरान नहीं करना चाहता, लेकिन टाइम ट्रैवल अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये अब साइंस रियलिटी बन चुका है। टाइम को शायद आप मोड़ भी सकते हैं, खींच भी सकते हैं। तो कुछ मायनों में टाइम ट्रैवल वैसी ही अजीब और अलग चीज हो सकती है जैसे कि हमारी सबसे वाइल्ड साइंस फिक्शन फैंटेसीज होती हैं। टाइम ट्रैवल की जांच पड़ताल करके हम कॉस्मोस के सबसे गहरे राज उजागर कर रहे हैं। टाइम ट्रैवल के बारे में सोचकर हम अपने यूनिवर्स की नेचर के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह हमें मजबूर करती है कि हम फिजिक्स के कुछ सबसे मुश्किल और आज तक सवाल ही बने रहे तथ्यों का सामना करें। यूनिवर्स के बारे में हम जितना समझते हैं ये उतना ही अजीब होता है। कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में 2009 में बेहद प्रसिद्ध फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी दी। खास स्नैक तैयार किए गए, शैंपेन परोसी गई, लेकिन मेहमानों की लिस्ट में दोस्त और फैमिली शामिल नहीं थे। इनवाइट किया गया सिर्फ टाइम ट्रैवलर्स को। ये ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने ब्लैक होल्स पर फिजिक्स ऑफ टाइम पर काम किया था। तो उन्होंने सोचा कि अगर सचमुच टाइम ट्रैवलर्स मौजूद हैं, तो फिर वो इस पार्टी के लिए स्पेस और टाइम के एक खास मुकाम पर जरूर साथ आएंगे। इस पार्टी की एक जगह, तारीख और समय तय किया गया, लेकिन ये न्योता पार्टी के बाद दिया गया। उन्होंने सिर्फ भविष्य के लोगों को न्योता दिया जो अतीत की यात्रा कर सकते थे। प्रोफेसर हॉकिंग लगातार इंतजार करते रहे, लेकिन बदकिस्मती से कोई नहीं आया। तो क्या ये समझा जाए कि टाइम ट्रैवल होती ही नहीं? जी नहीं, शायद उनके बारे में भविष्य में ये सोचा जाए कि वो अजीब सी पार्टीज देते थे। लेकिन बिना मेहमानों वाली पार्टी भला कोई पार्टी होती है? क्या टाइम ट्रैवलर्स अतीत में लौटते हुए पार्टी में शरीक हो सकते थे? हम सब भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरह ये टाइम ट्रैवल ही है। आप 60 सेकंड प्रति मिनट के हिसाब से भविष्य की ओर जा रहे हैं। ये एक तरह की छलांग जैसा है। टाइम ट्रैवल की चर्चा करने के दौरान आप या तो भविष्य में या अतीत में तेजी से जाने की बात करना चाहते हैं। अगर हम स्टीवन हॉकिंग की पार्टी में जाना चाहें, जो अब अतीत की बात है, तो हम ऐसा कैसे करेंगे? इसका एक तरीका होगा टाइम से होकर गुजरने के अपने रास्ते को बदलना, और एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक ये मुमकिन है। 100 साल पहले आइंस्टाइन ने एक साइंटिफिक क्रांति शुरू की। उनका कहना था कि हम स्पेस और टाइम से जुड़े अपने कॉमन सेंस आइडियाज को भूल जाएं। तो हम अपने यूनिवर्स को वक्त के साथ बदलने वाली एक 3 डायमेंशनल जगह के बजाय इसे एक 4 डायमेंशनल जगह के तौर पर सोचें, जिसे कहते हैं स्पेस टाइम। अगर आप इस बारे में गंभीरता से सोचें, तो टाइम से जुड़ी आपकी सारी ऑब्जर्वेशंस स्पेस में मूव करने वाली किसी चीज से सीधी जुड़ी महसूस होंगी। किसी दिन में सूरज के उगने और ढलने के अलावा और क्या होता है? या फिर कोई घंटा किसी घड़ी की सुई के मोशन से ज्यादा और क्या है? स्पेस की 3 डिमेंशंस जुड़ी हुई हैं टाइम की एक डिमेंशन के साथ, जो बनाती हैं 4 डिमेंशनल स्पेस टाइम कंटिन्यूअम। ये भविष्य के टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि स्पेस से होने वाला मोशन टाइम से होने वाले मोशन से जुड़ा है। हम स्पेस टाइम से होकर गुजरे हैं, स्पेस या टाइम से होकर नहीं। इसके काम का तरीका ये है कि अगर मैं कहीं खड़ी हूँ और बहुत तेज रफ्तार से स्पेस से होकर मूव नहीं कर रही, तो मैं टाइम से होकर ज्यादा रफ्तार से मूव कर सकती हूँ। ये डेलोरियन कार आपको चलती नजर नहीं आएंगी, लेकिन ये मूव कर रही हैं टाइम से होकर। ये कार, इसका ड्राइवर और जिस सड़क पर ये खड़ी है, वो सभी उसी रेट पर समय से होकर गुजर रहे हैं। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करके चलाता है, टाइम से होकर गुजरने वाला कुछ मूवमेंट बदल जाता है स्पेस से होने वाले मूवमेंट में। स्पेस से होकर गुजरने पर मेरे स्पेस टाइम से होकर गुजरने वाले कुछ इंट्रिंसिक मूवमेंट को वो मोशन ले लेता है। अगर मैं स्पेस से ज्यादा तेजी से निकलूं, तो टाइम में मेरी रफ्तार धीमी हो जाएगी।
साइंटिस्ट्स इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। स्पेशल रिलेटिविटी का एक नतीजा ये होता है कि तेज चलने वाली घड़ियां दरअसल धीमी चल रही होती हैं, और ये सिर्फ एक थियोरी नहीं है, इसे टेस्ट किया जा चुका है और ये कमाल है। आप 2 एटॉमिक क्लॉक्स लीजिए जिन्हें सटीक ढंग से सिंक्रोनाइज किया जा चुका है। अगर इनमें से एक को किसी प्लेन में रख दें और ये प्लेन कुछ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो इन दोनों घड़ियों के टाइम में फर्क आ जाएगा, और ये अंतर बिल्कुल उतना ही होगा जितना रिलेटिविटी से पता चला होगा। और आइंस्टाइन वाले दौर में तो हमें हमारे सबसे बुनियादी अंदाजों के बारे में भी फिर से सोचना होगा। आइंस्टाइन के दौर से पहले लोग सड़क पर किसी से पूछा करते होंगे, जरा बताइए टाइम क्या हुआ है, जैसे टाइम नाम की कोई चीज वाकई होती थी। लेकिन आइंस्टाइन ने ये सोच खत्म करते हुए ये कहा कि हम में से हर एक का अपना पर्सनल टाइम होता है और उसकी रफ्तार एकदम अलग अलग हो सकती है। क्योंकि हर किसी का वक्त अलग ढंग से बीतता है, तो घटने वाली घटनाओं के लिए हर किसी की राय अलग अलग तरह की होगी। अब तक दुनिया में जिंदा रहने वाले हर इंसान को लग रहा है कि वो उस पल में ही जी रहा है जिसे हम कहते हैं अब, और हर इंसान को लगता है कि उनका अब ही असली अब है। लेकिन यूनिवर्स से जुड़ी एक कमाल की बात ये है कि इसमें हर किसी के लिए हालात एक से नहीं हैं। लोगों की सफर की दर, रफ्तार अलग अलग है। यूनिवर्स में अलग अलग तरीकों से मूव करने के कारण आप ये नहीं बता सकते कि पूरी दुनिया का आज क्या है। और हम जितना आगे तक देखते हैं, ये फैक्ट उतना ही सुर्खरू लगता है। हमें ये पूछने में कोई दिक्कत नहीं होती कि फिलहाल पेरिस में क्या हो रहा है ना? लेकिन ये बताने में दिक्कत होती है कि फिलहाल एंड्रोमेडा गैलेक्सी में क्या हो रहा है। लेकिन ये बहुत दूर है और अलग अलग ऑब्जर्वर्स एंड्रोमेडा गैलेक्सी के इस पल को अलग अलग ढंग से बयान करेंगे। और टाइम डायलेशन की एक अनोखी खूबी है, ये तेज रफ्तार से मूव करते इंसानों को टाइम ट्रैवलर्स बना देता है। 27 मार्च 2015 एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। उनके 1 साल के मिशन का मकसद था इंसानी शरीर पर स्पेस फ्लाइट के प्रभावों को स्टडी करना। स्कॉट इस काम के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट थे, क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद थे उनके जुड़वा मार्क। ये एक्सपेरिमेंट कई वजहों से किया गया। एक थी इंसान के शरीर पर स्पेस ट्रैवल और भारहीनता के प्रभावों को जानना, और इस एक्सपेरिमेंट को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल में रखना। और इन जुड़वाओं के बीच सिर्फ ग्रेविटी का ही फर्क नहीं था। स्कॉट 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे, तो पृथ्वी पर मौजूद अपने भाई के मुकाबले स्कॉट समय में आगे जा रहे थे। भविष्य की तरफ ये टाइम ट्रैवल फिजिक्स का कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। स्कॉट वाकई सेकंड के एक छोटे से हिस्से से भविष्य में छलांग लगा चुके थे। स्कॉट जब पृथ्वी पर लौटे तो अपनी तेज रफ्तार के कारण अपने भाई की तुलना में उनकी उम्र कम रफ्तार पर बढ़ी, और वो इस मामूली से लम्हे से अपने भाई से छोटे हो गए थे। 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तेज है, लेकिन सेकंड के इस जरा से हिस्से की सरहद पार करके भविष्य में जाने के लिए स्कॉट को और तेज रफ्तार की जरूरत थी। स्कॉट केली जब 1 साल पृथ्वी की कक्षा में थे, तब वो अगर चाहते कि पृथ्वी की उम्र 1000 साल बढ़ जाए तो तब उन्हें पृथ्वी की परिक्रमा कितनी तेज रफ्तार पर करनी पड़ती। पता चला कि तब उनकी रफ्तार प्रकाश की गति के बराबर होनी चाहिए थी। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये रफ्तार कितनी तेज होगी। आज तक इंसान ने अपोलो 10 में ही सबसे तेज सफर किया है, जिसकी रफ्तार थी 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके लिए रफ्तार 25,000 गुना से भी ज्यादा तेज चाहिए होगी, और ये रफ्तार बहुत तेज है। भविष्य में शायद हम एडवांस्ड प्रोपल्शन वाला कोई स्पेसशिप बनाने की कोशिश करें जो रोशनी की रफ्तार से चलता हो, लेकिन फिजिक्स के नियमों के कारण ये आसान नहीं होगा। अब कितनी रफ्तार से जा सकते हैं इसकी एक सीमा है, और ये सीमा है रोशनी की गति। ये बात सच है, रिसर्च के जरिए ये साबित हो चुकी है।
ये 19वीं सदी की शुरुआत में नापा गया था और इसी वजह से आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी की रचना। स्पेशल रिलेटिविटी का केंद्र होती है स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की रफ्तार से ज्यादा तेज कुछ हो ही नहीं सकता और कोई भी ऑब्जर्वर रोशनी को वैक्यूम में किसी और रफ्तार पर देख ही नहीं सकता। ये हमेशा होती है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमारे यूनिवर्स की एक बुनियादी प्रॉपर्टी है। स्पीड ऑफ लाइट को आप सिर्फ वेलोसिटी या रफ्तार नहीं मान सकते हैं, इसके जरिए ही ये पूरा यूनिवर्स एकजुट है। आप जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंचेंगे, टाइम किसी दूसरे ऑब्जर्वर की तुलना में धीरे धीरे धीमा होने लगेगा। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन लाइट की स्पीड पर टाइम बिल्कुल प्रोग्रेस करता ही नहीं। और मुझे ये यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी बातों में से एक लगती है। लाइट बहुत ही आम है, मैं चारों तरफ से इससे घिरी हुई हूँ, लेकिन लाइट टाइम को एक्सपीरियंस नहीं करती। अगर आपकी रफ्तार लगातार बढ़ती जाती है और आप स्पीड ऑफ लाइट से आगे निकल जाते हैं, तो आइंस्टाइन की थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी हमें बताती है कि हमारी घड़ी रुक जाएगी और फिर पीछे की तरफ चलने लगेगी। लेकिन हमारे प्रोपल्शन सिस्टम कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाएं, यूनिवर्स हमें कभी प्रकाश की गति जितनी तेजी से सफर नहीं करने देगा। किसी भी चीज को बेहिसाब एनर्जी की जरूरत होती है, चाहे वो कार हो, मार्बल हो या फिर गैलेक्सी हो, कुछ भी हो, लाइट की स्पीड तक पहुंचने के लिए। इसी वजह से हम सोचते हैं कि लाइट की स्पीड सचमुच अनब्रेकेबल होती है। अगर आप इंसान के आकार वाले किसी स्पेसक्राफ्ट को प्रकाश की गति के 10% तक भी एक्सेलरेट करते हैं, आप 90 या 99% की रफ्तार तो छोड़ ही दीजिए, 10% पर भी इतनी एनर्जी चाहिए होगी जो इंसान ने अपने वजूद के दौरान आज तक इस्तेमाल नहीं की होगी और ना कभी करेगा। समय में आगे की तरफ छलांग लगाना आसान नहीं, लेकिन यूनिवर्स की बनावट इसे मुमकिन बनाती है। अगर आप लाइट की स्पीड के करीब पहुंचेंगे तो भविष्य में भी ज्यादा तेजी से पहुंचेंगे, लेकिन ये आपको अतीत में नहीं ले जा सकती। ये पीछे की तरफ लौटकर किसी के पार्टी में जाने का तरीका नहीं है। कोई सुपरफास्ट टाइम ट्रैवलिंग स्पेसशिप भी हमें हॉकिंग्स की पार्टी में वापस नहीं ला सकता। लेकिन अगर कॉस्मोस में कोई टाइम मशीन मौजूद हो तो 2009 में स्टीफन हॉकिंग्स ने टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक पार्टी का आयोजन किया, लेकिन उसमें कोई नहीं आया। लेकिन क्या यह सिचुएशन कभी बदल सकती है? मान लीजिए हम भविष्य में हैं और हम उस पार्टी में जरूर जाना चाहेंगे जिसमें कमाल के स्नैक्स हैं, लेकिन वहां हम जाएं कैसे? हम जानते हैं कि बहुत तेज रफ्तार हमें भविष्य में पहुंचा सकती है, लेकिन यूनिवर्स में समय को मात देने वाली एक और फोर्स मौजूद है। ये है ग्रेविटी। याद रखना होगा कि सिर्फ एक ही चीज मौजूद है, स्पेस टाइम। स्पेस और टाइम अलग नहीं है, और ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम भी मुड़ जाता है। आप स्पेस टाइम को एक रबर शीट जैसा समझिए। प्लैनेट्स और तारों जैसी बड़ी चीजें इसे खींचती हैं। इससे स्पेस और टाइम मुड़ जाते हैं। जब आप जबरदस्त ग्रेविटी वाली किसी चीज के करीब जाते हैं तो टाइम और स्पेस खिंचते हैं, और ऐसे में टाइम की रफ्तार धीमी होती जाती है। ऐसा तो पृथ्वी पर भी होता है। यहाँ जमीन के करीब समय की रफ्तार ज्यादा धीमी होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में ऊंचाई पर रह रहे हैं तो आपकी घड़ी की रफ्तार नीचे रह रहे लोगों के मुकाबले ज्यादा तेज होगी। उनके मुकाबले आप पृथ्वी की ग्रेविटी को थोड़ा अलग तरह से महसूस करेंगे। अगर आप किसी पेंट हाउस में रहते हैं जो किसी इमारत में सबसे ऊपर है, तो आपकी उम्र बढ़ने की रफ्तार बेसमेंट में रह रहे शख्स से तेज होगी। समय का ये अंतर किसी सेकंड का बहुत छोटा सा अंश होता है, लेकिन यूनिवर्स में एक ऐसी जगह है जहां की जबरदस्त ग्रेविटी वक्त को काफी धीमा कर देती है। यह है ब्लैक होल। ब्लैक होल स्पेस का वो हिस्सा है जहां स्पेस इतना कर्व्ड होता है कि लाइट भी बच नहीं सकती। ब्लैक होल को कई मायनों में एक कुदरती टाइम मशीन कह सकते हैं। आप जितना किसी ब्लैक होल के करीब जाएंगे, ग्रेविटी के कारण वक्त उतना ही धीमा हो जाएगा। मिल्की वे के केंद्र में मौजूद है सैजिटेरियस ए स्टार। ये एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है जिसका मास है 40 लाख सूर्यों के बराबर।
इस कुदरती टाइम मशीन का इस्तेमाल करने के लिए हमें वहां एक स्पेसक्राफ्ट भेजना होगा।